सिगरेट पीना उसकी आदत बन गई थी और धीरे धीरे वह अश्लील वीडियो तक देखने लगा था। शक्ल सूरत से कुछ ठीक था, इसीलिए लड़कियों से भी दोस्ती हो जाती थी। कभी उन्हें घुमाने ले जाता, कभी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, गिफ्ट देता और फोन पर घंटों बातें करता। वह ऐशो आराम की दुनिया में इतना खो गया था कि उसे यह तक याद नहीं रहता कि वह किसकी मेहनत की कमाई पर जी रहा है। इसी बीच 2 साल गुजर चुके थे। काव्य 12वीं क्लास पास कर चुकी थी और सुनीला का छोटा बेटा आरव भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसने अच्छे नंबरों से बीबीए कंप्लीट किया, जिसकी वजह से उसे बाहर नौकरी मिल गई। एक दिन उसने अचानक अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरी नौकरी दुबई में लग गई है। सब खर्च वहीं की कंपनी उठा रही है, रहने की भी पूरी व्यवस्था है। यह सुनकर सुनीला को सुकून मिला। चलो कम से कम मेरा एक बेटा तो कामयाब हुआ, उन्होंने सोचते हुए खुद से कहा। कुछ ही दिनों में आरव भी दुबई चला गया। सुनीला के मन में एक और ख्वाहिश पनपने लगी। वह सोचने लगी कि आरव और काव्या की शादी करवा दूं, तो बेटी जैसी बहू घर पर ही मिल जाएगी, क्योंकि आरव स्वभाव से अच्छा, मेहनती और समझदार था। अब घर में सुनीला, विशाल और काव्या ही रह गए थे। सुनीला की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी। घर के कामकाज करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। काव्या अब कॉलेज में पढ़ रही थी और साथ ही घर के सारे काम भी संभाल रही थी। वह रात का खाना बनाती और आंटी को दवाइयाँ देती और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। एक दिन सुनीला ने विशाल से कहा, तुमने कहा था कि गाड़ियां खुद चलाओगे, लेकिन दोनों गाड़ियां तुमने अपने आवारा दोस्तों को थमा दी है। वह उनका सत्यानाश कर देंगे। विशाल बोला, तो क्या वह चलाते हैं और सीधा करते हैं और आधा किराया मुझे देते हैं। मेरा जेब खर्च चलता है, और क्या चाहिए। सुनीला ने गंभीर आवाज में कहा, यह पैसे तुम्हारे नहीं है, काव्या के हैं। एक दिन उसकी शादी होगी, दहेज देना होगा उसके बाप को। मैं क्या जवाब दूंगी। तुमने ही कहा था कि मैं रमेश भैया से घर बिकवाने को कहूँ। मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम यह हरकतें कर रहे हो। विशाल हंसते हुए बोला, तो क्या हो गया, बेटी की परेशानी है, दहेज की टेंशन है, तो ठीक है, मेरी शादी काव्या से कर दो। आखिर मैं भी तो उसे जानता हूँ, समझता हूँ। वैसे भी वह घर काव्या के ही नाम आना था। उसका पति चाहे मैं रहूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है। यह सुनते ही सुनीला पहली बार जोर से चिल्लाई और बोली, मुंह बंद कर अपना। तुझ जैसे आवारा से मैं उसकी शादी नहीं कर सकती। विशाल गुस्से में आग बबूला हो गया। क्या मतलब, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मेरे लिए यह सब कह रही हो, बस एक लड़के के लिए। उसने गुस्से से कहा। सुनीला ने कहा, मैं अपनी फूल सी बच्ची की जिंदगी तेरे साथ बर्बाद नहीं कर सकती। विशाल गरजते हुए बोला, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, लड़कियां मुझसे बात करने के लिए मरी जाती है। सुनीला ने झूठ समझते हुए कहा, दूर से ढोल सुहाने लगते हैं। जिन लड़कियों को तुम समझते हो कि वह तुम पर मरती है, मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी उनके पास। देखना देखना, एक दिन मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। जब तू खुद का पैसा लुटाएगा तब समझ आएगा कि घर चलाना क्या होता है। विशाल तिलमिलाया हुआ बोला, आप जैसी माँ मैंने नहीं देखी, जिसे हर समय मुझ में कमी ही दिखती है। उस दिन के बाद से विशाल का व्यवहार और भी डरावना हो गया था। सुनीला हर समय परेशान रहने लगी थी। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी। काव्या अब उनके कमरे में ही सोती थी, क्योंकि वह विशाल के गुस्से और नजरों से बहुत डरने लगी थी। एक रात सुनीला नींद की गोली खाकर गहरी नींद में थी। विशाल नशे की हालत में लौटा। उसने देखा कि काव्या भी कमरे में ही सो रही थी। उसने धीरे से आवाज दी, उठो और मेरे लिए एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। काव्या घबरा गई, डरते हुए बाहर निकली। उधर अगले ही पल रमेश की धड़कनें तेज हो गई, उन्हें बेचैनी होने लगी। नींद में उन्होंने देखा कि काव्या रोती हुई कह रही थी, पापा पापा। रमेश हड़बड़ाकर उठ बैठे, सांसें बेकाबू थी, दिल जोर से धड़क रहा था। वह बहुत परेशान हो गए। उन्हें याद आया, पिछले 2 महीने से उनकी काव्या से बात भी नहीं हुई थी। उन्हें अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। अब उनके बालों में सफेदी साफ झलकने लगी थी। रमेश बार बार सुनीला से यही पूछते रहते थे, बहन मेरी बेटी के दहेज के पैसे तो संभाल कर रखे हैं ना। जैसे ही मैं आऊंगा उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। लेकिन उस रात उन्होंने जब सुनीला को फोन किया तो वो फोन नहीं उठा रही थी। रमेश की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीमार होने पर भी सुनीला हमेशा फोन उठाती थी, अपनी तबीयत के बारे में बताती थी।
और रमेश की फिक्र भी करती थी। लेकिन आज ना कोई जवाब, ना कोई संदेश और ना ही कॉल बैक। रमेश का दिल डूबने लगा। उनके पास विशाल का नंबर नहीं था। उन्होंने सुनीला के छोटे बेटे आरव को फोन किया तो पता चला वह तो दुबई में है। तब उन्होंने उसी से विशाल का नंबर लिया और कॉल की तो विशाल भी फोन नहीं उठा रहा था। अब रमेश की हालत बुरी होने लगी थी। काव्या का रोता चेहरा उनकी आंखों के सामने तैर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी उठे और अपनी बेटी के पास पहुंच जाए। लेकिन आर्थिक हालात ऐसा करने नहीं दे रहे थे। वो अपने दोस्तों से कहने लगे, इस बार सैलरी मिलते ही टिकट लूंगा। अब रहा नहीं जाता। दिल बहुत बेचैन है। बेटी की बहुत याद आ रही है। पर अभी सैलरी आने में 1 महीना बाकी है। आरव ने कॉल पर बताया कि रमेश अंकल, विशाल भाई तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मम्मी भी नहीं उठा रही और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कंपनी वालों ने पैसा लगाया है। जब तक चुकता नहीं करूंगा वापस नहीं जा सकता। पड़ोस में भी फोन किया तो किसी ने कहा घर पर ताला लगा हुआ है। यह सुनकर रमेश की बेचैनी अब काबू से बाहर हो रही थी। वह सोच रहे थे, काश पास में पैसे होते तो वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते। उनका एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। आखिर 15 दिन बाद विशाल का फोन आया और जो खबर उसने दी वह रमेश के होश उड़ा देने वाली थी। उधर से विशाल की आवाज आई, मैं मजबूर था अंकल। मम्मी बहुत बीमार हो गई थी और काव्या उन्हें लेकर अस्पताल गई थी। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अंत में उन्होंने कहा, मेरे बाद काव्या अकेली कैसे रहेगी। उसे तेरे साथ शादी करनी ही होगी। बिना शादी के वह कमरे में साथ नहीं रह सकती। मम्मी की आखिरी ख्वाहिश हमने पूरी कर ली। हमारी शादी के बाद ही मम्मी ने दम तोड़ा। मैं खुद होश में नहीं था। काव्या भी शोक में थी। इसीलिए किसी को खबर नहीं दे सका। मैं तब से बीमार हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। आज ही थोड़ा होश आया है तो आपको फोन कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर रमेश सुन रह गए। आंखों में आंसू बहने लगे। गला सूख गया और अफसोस के साथ बोले, मैं सुनीला बहन की अर्थी में भी नहीं जा सका। और वह कहकर फूट फूट कर रोने लगे और फिर कांपती आवाज में पूछा, काव्या कहाँ है, बात करवा दो। तो विशाल ने काव्या को फोन दिया। फिर उसी उदासी भरी आवाज में बोली, पापा आप मत आइए, मैं ठीक हूँ। विशाल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस आंटी की बहुत याद आती है। वह बोलते बोलते रोने लगी। रमेश ने खुद को संभाला। खुद से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। बस 1 साल और मेहनत कर लूं, खाली हाथ नहीं लौटूंगा। बेटी के लिए कुछ न कुछ लेकर जाना है। उन्हें क्या पता था कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया वही भरोसा अब डगमगाने वाला है। उधर दुबई में बेटे आरव को जब सुनीला की मौत और काव्या की शादी की खबर मिली, वह टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। जब वह गया था तब सुनीला ने कहा था, जब तू कामयाब होकर लौटेगा तो काव्या की शादी तुझसे कर दूंगी। और उसे काव्या पसंद भी थी। वह मासूम थी, सच्ची थी और उससे 2-3 साल छोटी भी थी। जबकि विशाल उससे 5-6 साल बड़ा और गलत आदतों में डूबा हुआ। न नौकरी करता, न चरित्र ठीक था। ऐसे लड़के से शादी कैसे कर दी। उसके दिल में सवाल उठा। आरव अंदर से टूट चुका था। बहरहाल 1 और साल गुजर गया। इस बीच रमेश की कई बार काव्या से बात हुई और हर बार वह कहती, मैं खुश हूँ पापा, ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। 1 साल बाद रमेश लौटे तो सोचा सुनीला ने जमीन खरीद ली होगी। शायद विशाल ने घर भी बनवा लिया हो। अब बेटी के पास नहीं रहूंगा और उसके पापा उसे और उसके पति को अपना जीवन जीने दूंगा। वह यह सब तय कर चुके थे और अचानक बिना बताए घर पहुंचेंगे, सरप्राइज देंगे। यह सब सोचकर वह घर की राह निकल गए। लंबा सफाई तय करके जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खोलने खुद काव्या आई। दरवाजा खुला तो काव्या सामने थी। रमेश को देखकर वह हक्का बक्का रह गई। उनके सारे बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे पर थकान और बरसों की मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थी। बरसों बाद अपने पापा को सामने देखकर काव्या खुद को रोक न सकी और अपने पापा से लिपटकर रोने लगी। रमेश भी अपनी बेटी को देख हैरान रह गए। जो कभी छोटी सी गुड़िया थी अब बड़ी हो गई थी, पर उसका रंग पीला पड़ चुका था। चेहरा बुझा हुआ था। आंखों में थकान थी। रमेश ने उसे सीने से लगाया और सिसकियों में रो पड़े, मेरी बच्ची, मेरी जान। काव्या की हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। रमेश उसे देखे ही जा रहे थे। कितने सालों बाद बेटी को छूकर महसूस कर पा रहे थे।
तभी विशाल बाहर आया। काव्या की रोने की आवाज सुनकर वह आया था। अचानक सामने रमेश को देखा तो माथे पर बल पड़ गए, पर फिर भी बनावटी मुस्कान लेकर गले मिला और बोला, अंकल आए हैं, चलिए अंदर चलिए। उन्हें अपने कमरे में ले गया, जो पहले सुनीला का कमरा हुआ करता था। अब उसी में रमेश को ठहराया गया। रात का खाना खाया गया। खाने के बाद काव्या अपने पापा के पास बैठी थी। तभी विशाल फिर आया और बोला, काव्या चलो अब जाकर आराम करो, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। तो रमेश बोले, बेटा बात कर लेना, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, अब तो यहीं रहूंगा, तुम लोगों के पास, अपनी बेटी के पास। कितने साल हो गए, मैंने अपनी बच्ची को देखा तक नहीं है, तो अब जब देखा है तो उसे देखता ही रहना चाहता हूँ। विशाल बैठ गया, कहने लगा, आपके भेजे हुए पैसों से मैंने 2 गाड़ियां खरीदी थी, ताकि घर का खर्च आसानी से चले। लेकिन दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो गया, अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। शुक्र है जान बच गई। यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरा घर तो ले लिया है ना? नहीं, कहाँ से लेता, सब तबाह हो गया। विशाल ने कहा, वह सारी जिंदगी की कमाई जो बेटी के लिए भेजते रहे, वह भी चली गई। उन्होंने गंभीरता से सोचा, धीरे से बोले, अब मैं कहाँ रहूंगा बेटा, कहाँ जाऊं? तो विशाल बोला, इसी घर में रह लीजिए अंकल, यह भी आपका ही घर है। वैसे भी तो अब यह काव्या का ही घर है और आप उसके पापा है। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, रह सकते हैं। रमेश बोले, मैंने जो पैसे सुनीला के अकाउंट में भेजे थे, उसमें से तो उसने कुछ न कुछ काव्या के लिए रखा ही होगा। विशाल हंसने लगा और बोला, मम्मी ने कहा था कि आप आएंगे तो लाखों रुपए साथ लाएंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए, बस 2-4 कपड़े ही लाए होंगे। काव्या चुप बैठी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी और दिल भारी। रमेश ने धीरे से देखा, उन्हें वहां आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और उन्होंने बहुत कुछ नोट कर लिया था। विशाल कहीं नहीं जाता था, सारा दिन घर पर ही रहता। जब भी घर आता तो काव्या पर चिल्लाने लगता और कहता, भूख लगी है, खाना दो। बेचारी काव्या खाना बनाती, घर संभालती और अब उसके पापा भी वहां थे। रमेश जब कभी काव्या से कुछ अकेले में बात करना चाहते तो विशाल वहीं आकर बैठ जाता था। काव्या अपने ही पापा से खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। एक बार रमेश ने विशाल से कह ही दिया, तुम सारा दिन क्या करते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? वह कुछ ही देर बाद बोला, हाँ घर पर ही रहता हूँ, किसी का उधार नहीं खा रहा, यह घर मेरा है, मेरी मर्जी से करूँ या नहीं। रमेश अब समझ चुके थे कि किस हालात में उनकी बेटी रह रही है, लेकिन वह अभी चुप थे क्योंकि उनके पास अब सिर्फ धैर्य बचा था। कुछ दिन रहकर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि विशाल अब कोई काम नहीं करता, पूरा दिन घर में बैठा रहता है, काव्या से चिल्लाकर बातें करता है। एक दिन रमेश ने काव्या से कहा, बेटा अब मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा, तू परेशान नहीं हो। लेकिन काव्या ने सर झुकाकर धीमे से कहा, पापा आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको कोई काम करना चाहिए, वैसे भी बहुत महंगाई है। रमेश चौंक गए, यह बात उनकी बेटी की नहीं लग रही थी, यह तो किसी और की जुबान थी, लेकिन बेटी के होठों से निकली थी। उन्हें यह बात जख्म की तरह दर्द दे रही थी। वह पूरी रात इस बारे में सोचते रहे और बिना कुछ कहे अपने कमरे से चले गए। उन्होंने जैसे तैसे करके पूरी रात गुजारी और अगली सुबह होते ही वह काम की तलाश में निकले। लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप मजदूरी नहीं कर पाएंगे। पूरे दिन धूप में नौकरी तलाश कर करके उनका भूख से बेहाल हो गया। लेकिन वह घर नहीं गए और घर के पास वाले एक कचरे के ढेर के पास बैठ गए। तभी उनकी नजर कचरे के बीच पड़ी। वह एक सोने की चेन थी। यह वही चेन थी जो उन्होंने सुनीला को पहली बार भेजी थी और सुनीला ने उसे कभी ना उतारने का वादा किया था। तो अब यह चेन कचरे में कैसे? उसके दिमाग में सवाल उठा। वह चेन उठाकर भागकर घर लौटे और देखा दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से काव्या के रोने की आवाज आ रही थी। विशाल चिल्ला रहा था, अगर किसी से कुछ भी कहा तो जान से मार दूंगा। काव्या कांपते हुए बोली, मार ही डालो, वैसे भी तो रात के अंधेरे में मेरी इज्जत छीन ली थी, अब बचा क्या है? मारने के अलावा एक अपने मकसद के लिए, ताकि मुझसे शादी करने पर मजबूर होना पड़े। और जब बुआ ने मुझे बचाना चाहा तो तुमने उन्हें भी मार डाला और उनकी लाश कचरे में फेंक दी। तुम्हें तो शर्म तक नहीं आई, वह तुम्हारी माँ थी, तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, अब मुझे धमकी दे रहे हो? काव्या ने विशाल का हाथ पकड़कर अपने गले पर रख दिया और बोली, मार दो मुझे,
उन दोनों की बातें सुनते ही रमेश का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह खामोश रहे। विशाल ने अपना हाथ छुड़वाकर काव्या के एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, खामोश रहो, नहीं तो सच में मार दूंगा। वह कहकर वह कमरे से निकल गया। उसके आने से पहले रमेश पहले ही छुप गए थे, ताकि वह उन्हें नहीं देख सके। उसके घर से जाने के बाद रमेश अपनी बेटी काव्या के पास गए और उसे कहा, बेटा मैं सब जान चुका हूँ, तू परेशान नहीं हो, मैं तुझे अब इस हालत में नहीं देख सकता, अब मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन रमेश ने प्लान बनाया और विशाल को अपने कमरे में बुलाया, फिर पीछे से लोहे की रोड लेकर दौड़े। विशाल के सर पर जोर से वार कर दिया। विशाल वहीं गिर गया। इन सबको देखकर काव्या डर से कांप रही थी, लेकिन रमेश ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तेरे पापा ने तुझे बचा लिया, मेरी बच्ची तू खुश रहे। फिर उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस घर विशाल को देखने आई तो वह मर गया था और कचरे में फेंकी गई वह सोने की चेन बाहर पड़ी थी। सुनीला की आखिरी निशानी थी। इंस्पेक्टर ने रमेश से कहा, सच बताओ। तो वह बोले, अब छिपाने को कुछ नहीं है, मैंने उसे मारा है क्योंकि वह मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। वो मामला जज तक पहुंचा तो सुनीला के छोटे बेटे ने दुबई से लौटकर सारी सच्चाई अदालत में पेश की, जिसकी वजह से जज ने मामला समझा। मेडिकल रिपोर्ट, गवाहियां और विशाल की काली करतूतें सब सामने आ गई। रमेश को मौत की सजा नहीं दी गई, बल्कि उम्र कैद हुई। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आई कि विशाल ने अपनी मम्मी को भी मारा है और वह एक बहुत गलत लड़का था, तो अदालत ने उनकी सजा घटा दी और कुछ सालों की सजा काटकर रमेश जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही सबसे पहले वह काव्या से मिले। काव्या दौड़कर उनके गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। काव्या की शादी सुनीला के छोटे बेटे से हो चुकी थी, जो एक जिम्मेदार और नेक दिल इंसान था। वह शुरू से ही काव्या को बहुत प्यार करता था। रमेश अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन अपनी बेटी के साथ बिताने लगे। जब काव्या अपने पति के साथ हंसती बोलती तो रमेश की आंखें भर आती थी। उन्होंने मन ही मन में सोचा, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ, मेरी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। रमेश अब जेल से बाहर आ चुके थे, लेकिन अंदर के जख्म और गुजरी हुई रात उनके चेहरे की हर झुर्रियों में थी। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चाल धीमी और आंखों में थकन के साथ एक सूझ सी उम्मीद अब भी चमक रही थी। लेकिन जब भी काव्या उनके पास बैठती, उनके माथे पर हाथ फेरती, तो जैसे सारे दर्द छुप जाते थे। अब उनका हर दिन अपनी बेटी के साथ बीतता था। सुबह उठते ही वह काव्या के लिए चाय बनाते, बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते और कभी कभी काव्या के पति से देश दुनिया की बातें करते। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी जान गए थे कि रमेश वही है जिन्होंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कुछ लोगों की आंखों में उनके लिए इज्जत थी, तो कुछ की जुबान पर अफसोस। लेकिन रमेश अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बेटी और उसके जीवन के लिए जी रहे थे। एक दिन काव्या ने उनकी गोद में सर रखकर पूछा, पापा आप खुश हो ना? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, तू खुश है तो समझ कि मैं भी खुश हूँ, और अगर ऊपर वाला आज बुला ले तो भी बिना अफसोस कह जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है। कुछ महीनों बाद रमेश ने काव्या और उसके पति से कहा कि वो एक मंदिर में एक पूजा करवाना चाहते हैं, सुनीला की आत्मा की शांति के लिए। उसने जो किया वह मजबूरी थी या गलती, मैं नहीं जानता, लेकिन उस औरत ने मेरी बच्ची को बहुत संभाला था जब मैं नहीं था। वही थी। पूजा हुई। उस दिन रमेश पहली बार सुनीला को याद करके खुलकर रोए। तेरे लिए मैं बुरा बना, गुनहगार बना, लेकिन आप कभी गुनहगार नहीं होता बेटा, वह तो सिर्फ मजबूर होता है। उन्होंने काव्या से कहा। वह खामोश रही। फिर इसके बाद उन्होंने समाज सेवा शुरू कर दी। जेल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, कानून, अधिकार और यह भी कि कैसे कमजोर लोगों को सहारा दिया जा सकता है। अगर कोई तुम्हारी बहन या बेटी की तरफ गलत नजर से देखे तो चुप मत रहो, लेकिन कानून के रास्ते से लड़ो। यह रमेश जी का कहना है। काव्या अब भी हर रोज अपने पापा को प्यार से खाना देती है और उनके गले लगकर कहती, पापा आज भी आप मेरे हीरो हो। तो रमेश हंसकर जवाब देते, मैं सिर्फ तेरी नजरों में हीरो हूँ, बाकी सब तो ऊपर वाले का करम है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। आरव और काव्या की शादी पूरे सादगी से हुई थी। कोई बड़ा तामझाम नहीं था, लेकिन हर चेहरा मुस्कान से भरा था। और काव्या तो वैसे भी सालों के दर्द के बाद अब सिर्फ सुकून की तलाश में थी। उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी और समय ने उन्हें एक दूसरे का हमसफर बना दिया। शादी के कुछ महीने बाद आरव ने काव्या से कहा,
अब हमें आगे की जिंदगी को कुछ अलग अंदाज में जीना है। इतना कुछ हुआ है। अब हम दोनों सिर्फ दूसरों की तरह जीने नहीं, बल्कि कुछ करने भी आए हैं। काव्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, आरव, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। आरव की नौकरी दुबई में ही थी, लेकिन उसने फैसला लिया कि वह इंडिया में ही कुछ शुरू करेगा, ताकि काव्या के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, एक बुटीक और कोचिंग सेंटर, जिसमें काव्या उसकी पार्टनर बनी। उसने यह काम इसीलिए चुना क्योंकि वह दुबई में रहकर जान चुका था कि कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर लो, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं समझते। जब अपना बिजनेस होगा तो सब इज्जत करेंगे। उधर काव्या की ट्यूशन पढ़ाने की आदत और बच्चों को सिखाने का शौक अब उसने अपने कोचिंग सेंटर में बदल चुका था। रमेश घर में ही रहते थे, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तसल्ली थी कि अब मेरी बच्ची खुश है। वह दिन भर में छोटे मोटे काम करते, कभी आरव के साथ दुकान चले जाते। उन्हें अब किसी चीज की कमी नहीं थी, न प्यार की, न आदर की, और न चैन की। एक दिन काव्या उनके पास आकर बोली, पापा, आप अब सिर्फ हमारे साथ नहीं है, इस शहर के हर उस बाप के लिए मिसाल है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी। हमें अपनी कहानी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। रमेश ने उसकी बात पर हौले से सर हिलाया और बोले, अगर मेरी कहानी से किसी और बेटी को बचाया जा सके तो जरूर, लेकिन तुम लोगों का साथ चाहिए। काव्या और आरव ने मिलकर कोचिंग में ही उस कहानी को सुनना शुरू किया, जो उन लड़कियों और महिलाओं के लिए था जिन्हें घर के अंदर ही अपनों से जुल्म झेलने पड़े। काव्या अब सेमिनारों में बुलाई जाने लगी, स्कूलों कॉलेजों में जागरूकता फैलाती थी। आरव हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, कभी उसके भाषण रिकॉर्ड करता, कभी उसकी आंखों में पानी देखकर उसका हाथ थाम लेता था। काव्या के लिए वह एक पति, उसकी हिम्मत भी था। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उनके घर में एक नन्हे से बेटे ने भी जन्म लिया था। रमेश ने जब अपने नवासे को पहली बार गोद में लिया तो धीरे से कहा, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। उस बच्चे का नाम उन्होंने राघव रखा, जो रमेश, आरव और काव्या तीनों को ही साझी कहानी का एक नया गीत था। उस बच्चे को देखकर रमेश जी से कई साल पीछे चले गए और रोने लगे, लेकिन वह आंसू के नहीं, सुकून के थे। उन्होंने मन में सोचा, इस बार यह बचपन डर में नहीं, प्यार में पलेगा। रमेश अब दिन भर उस बच्चे के साथ खेलते, कहानियां सुनाते, और जब जब उसे हंसते देखते, उनकी आंखें भर आती। उन्हें लगता, एक शाम जब सब लोग बाहर थे और घर में सिर्फ रमेश और राघव थे। रमेश कुर्सी पर बैठे बैठे उसे गोद में लिए झूला झूला रहे थे। राघव हंस रहा था और रमेश उसके माथे को चूमते हुए कह रहे थे, बेटा, मैं तुझ में अपनी काव्या का बचपन देखता हूँ। अब कोई तुम्हारा बचपन नहीं छीन सकेगा। जैसे फिर धीरे धीरे हर जख्म पर मरहम रखता चला गया। आरव और काव्या अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल चुके थे। आरव का व्यापार भी धीरे धीरे फैल रहा था। दोनों ने मेहनत, विश्वास और प्यार से अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया था। रमेश अब इतने बूढ़े हो गए थे कि चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान हमेशा रहती। अब उन्हें किसी चीज की शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जिंदगी, जो कभी मजबूरियों में घुट रही थी, आज पूरे आत्मविश्वास से जी रहे थे। उस रात रमेश सोते के सोते रह गए। चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, आंखें बंद थी, और पास में उनका नवासा सो रहा था। सुबह जब काव्या ने देखा तो आंसुओं के साथ उनके पांव छूकर बोली, पापा, आपने मेरे लिए सब कुछ लौटा दिया। वह रोने लगी, फिर रमेश को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। आरव और काव्य अपने बेटे के साथ अब सच्चे अर्थों में एक नई खुशहाल जिंदगी जीने लगे। और इस तरह दुखों की गहरी रात के बाद आखिरकार काव्या की जिंदगी में उजाले की सुबह आ गई। इसी तरह इस कहानी का समापन हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।